बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रैंडम नंबर जनरेशन की, और बेसिकली रैंडम नंबर जनरेशन में हमने बात की थी कि ये एक सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये फंक्शन है RAND, ये इसका नाम है पूरा। और ये बेसिकली 0 से लेके 32,767 इस रेंज के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करता है अनसाइन इंटीजर्स के फॉर्म में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने रिमाइंडर ऑपरेटर को डिस्कस किया था कि 10 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आता है। तो अगर आप C++ सिंटेक्स में अगर इस तरह से लिखते हैं 10 रिमाइंडर 3, तो इससे 1 कैलकुलेट होकर आएगा, जो कि 10 और 3 की डिवीजन का रिमाइंडर है। इस तरह से अगर आप RAND यानी कि रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन को यूज़ करना चाहें अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए, जैसा कि लूडो की जो गेम है उसमें जो डाइस होता है जिसको हम रोल करते हैं तो आउटपुट्स 1 से 6 तक होती हैं। अगर उस तरह के नंबर्स जनरेट करने के लिए लॉजिक बनानी है तो उसका ये सिंटेक्स होगा। उसका सिंटेक्स इस टाइप का होगा जी, I इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट, उसके बाद रिमाइंडर 6 + 1। ये सिंटेक्स लिखने से हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि रैंडमली नंबर जनरेट होंगे और उनको हम 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर हमेशा 0 से 5 के दरमियान आएगा जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को, और फिर उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो वैल्यूज़ 0 से 5 के दरमियान आ रही थी, 1 ऐड हो गए वो 1 से 6 के दरमियान बन जाएंगी। और इसी लॉजिक के बेस पे फिर हमने प्रोग्राम लिखा था लास्ट टाइम कि जिसकी मदद से नंबर जनरेट हो रहे हैं, जिस तरह के लूडो के अंदर नंबर जनरेट होते हैं 1 से लेके 6 तक डिफरेंट नंबर जनरेट होते हैं। अब इसी सिलसिले को आज के लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और रैंडम नंबर जनरेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन जो है इसकी आउटपुट को शो करेगा और 6000 नंबर जनरेट करेगा। और अगर हम बेसिकली अगर 6000 टाइम्स लूडो का जो डाइस है उसको अगर रोल करें तो 6000 आउटपुट्स आएंगी। हम रैंडम नंबर जनरेटर को यूज़ करके उस तरह के 6000 नंबर जनरेट करेंगे और जितनी दफ़ा 1 आएगा, जितनी दफ़ा 2 आएगा, जितनी दफ़ा 3 आएगा एंड सो ऑन, उन सब आउटकम्स को प्रिंट करेंगे कि कितनी दफ़ा कितनी एक आउटकम जो है वो रिपीट हुई है। और ऑलमोस्ट ये 1000 टाइम्स हर एक को होना चाहिए, लेकिन जारी बात है कि रैंडम नंबर जनरेशन है तो हो सकता है कि एग्जैक्ट 1000 टाइम्स हर एक ना हो, लेकिन अराउंड 1000 हो गए। इस मकसद के लिए हमने प्रोग्राम लिखा, आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी को यूज़ कर लिया, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन वाली लाइब्रेरी को यूज़ कर लिया और सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मेन फंक्शन कॉल करने के बाद हमने फ्रिक्वेंसी 1 से लेके फ्रिक्वेंसी 6 तक 6 वेरिएबल्स बना लिए हैं। और जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं और इनकी मदद से हम 1 2 3 जो डिफरेंट आउटकम्स होंगी लूडो के डाई एक्सपेरिमेंट की, उनको काउंट करेंगे। फिर हमने फॉर लूप लगाया और 6000 नंबर्स जनरेट करने हैं अब हमने। और आप देखें कि रोल इज इक्वल टू 1, रोल लेस और इक्वल टू 6000, रोल इंक्रीमेंट। तो हमने फॉर लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल मेंशन कर दिया है सबसे पहले, और उस काउंटर में उसके बाद काउंटर के बाद कंडीशन लगा दी है, जो रोल वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद उसको इस कंडीशन के बाद हम उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। फेस इज इक्वल टू 1 प्लस रैंडम नंबर जनरेटर %6। इसमें अब क्या होगा कि रैंडम नंबर जनरेटर जो है ये फंक्शन जो है RAND ये नंबर जनरेट करेगा। हम उन तमाम नंबर्स को फॉर लूप के थ्रू डिवाइड करेंगे 6 से और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। रिमाइंडर्स आ जाएंगे 0 से 5 के दरमियान। जब उन नंबर्स में 1 ऐड होगा, 0 में 1 ऐड होगा 1 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड होगा 3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास फाइनली फेस वेरिएबल में जो वैल्यूज़ आएंगी वो रैंडम वैल्यूज़ होंगी और 1 से 6 के दरमियान होंगी। मज़ीद इस बेस पे हम एक स्विच स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्विच हमने लिखा कीवर्ड, उसको फेस वेरिएबल की वैल्यू दे दी। अगर केस 1 एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर फेस की वैल्यू 1 आती है, तो उस केस में हमने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी 1 के नाम से जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट कर देना है। अगर फेस वेरिएबल की वैल्यू 2 आती है तब हमने क्या करना है, तब हमने जो सेकंड है
फ्रीक्वेंसी 2 उसको क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। अगर फेस वेरिएबल की वैल्यू 3 आती है तो फ्रीक्वेंसी 3 वाला वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा। केस 4 की वैल्यू अगर आती है, फेस वेरिएबल की वैल्यू अगर 4 आती है, जो कि हमने केस का कीवर्ड लिख के आगे 4 लिख के मेंशन किया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी 4 वेरिएबल जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम इन 6 के 6 वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और फाइनली जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ होगा, अगर 1 से 6 तक वैल्यूज अगर नहीं आती बिलफर्स किसी वजह से फेस वेरिएबल की, और ऊपर वाली 6 कंडीशंस में से 6 केसेस में से अगर कोई सी भी रन नहीं होती, तो फिर फाइनली कौन सी कंडीशन रन होगी, प्रोग्राम शुड नेवर गेट एयर, यानी कि हमारी लॉजिक के मुताबिक तो आउटपुट जो है वो 1 से 6 के दरमियान कुछ आनी चाहिए। अगर उस दरमियान नहीं आ रही तो हम ये डिस्प्ले करवा देंगे यूज़र को कि ये प्रोग्राम सही बिहेव नहीं कर रहा, उसको इस स्टेज तक आना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद सी आउट फेस सेट विद 13 फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, फेस के बाद, और उसके बाद 1 से 6 तक नंबर्स होंगे डिफरेंट लाइंस में, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, ये लेबल्स के बाद इन वेरिएबल्स की वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होंगी। रिटर्न 0 से ये फंक्शन जो है वो कोड ख़त्म हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है, और फाइनली जो करली ब्रैकेट है उससे मेन फंक्शन एंड हो रहा है। तो ये आउटपुट है जी। फेस जो हमने सी आउट स्टेटमेंट में लिखा था और जो फ्रीक्वेंसी का वर्ड लिखा था वो एज इट इज़ आउटपुट पे आ गया है, क्योंकि वो डबल कोट्स के दरमियान था। उसके बाद 1 से लेकर 6 तक नंबर हमने डिस्प्ले करवाए हुए थे, वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और हर एक नंबर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है कि 6000 टाइम्स अगर हमने रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन कॉल किया है, तो हर एक केस में जो आउटपुट जनरेट हुई है 1 कितनी दफ़ा आया है, 1003 टाइम्स, 2 कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुआ है, 1017 टाइम्स, एंड सो ऑन। तो तमाम जो इंटीजर्स प्रोड्यूस हुए हैं 1 से 6 तक, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, वो 6000 में से कितनी दफ़ा 1 प्रोड्यूस हुआ, कितनी दफ़ा 2 प्रोड्यूस हुआ, कितनी दफ़ा 3 4 5 6, वो हमने सारा काउंट कर लिया है बाय यूजिंग फॉर लूप। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर हमने बेसिकली फॉर लूप को यूज़ करके और रैंडम नंबर जनरेटर को यूज़ करके वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है सॉफ्टवेयर में, जहाँ हमने लुट्टो का जो डाइस है फॉर एग्जांपल हमने उसको 6000 टाइम्स रोल किया है और आउटकम्स को काउंट कर लिया है। ठीक है जी। हेलो, यस सर। इस कोड को ज़रा एक नज़र देख लें जल्दी से 1 मिनट में, और फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं तो डिस्कस कर लें, 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुकते हैं ताकि आप इसको समझ सकें और इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज शो करते हैं। मुमकिन है कि आपने होपफुली ये सारा कोड देख लिया होगा, उसमें इतना खास कुछ भी नहीं है, जस्ट मेन फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, उसके ऊपर लाइब्रेरीज इंक्लूड हुई हुई हैं और आगे 6 इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे जो कोड है उसको ज़रा काइंडली देख लें।
ओके जी, इस कोड में जस्ट एक फॉर लूप लगाया हुआ है और उस फॉर लूप के अंदर जो है वो हमने रैंडम नंबर जनरेटर का फंक्शन जो है यूज़ करके तो 6000 नंबर्स जनरेट किए हुए हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 1 से 6 के दरमियान, और आगे फिर स्विच स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ है। और फाइनली हमारे पास जो थर्ड पोर्शन था उसमें जस्ट ये है कि केस का जो 6 वेरिएबल वाला पार्ट है, जब फेस वेरिएबल की वैल्यू 6 होगी वो आ जाता है और डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होती है, उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट्स है और फाइनली फिर प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो रहा है। और उसकी आउटपुट को भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से इसमें डिफरेंट जो वेरिएबल्स यानी कि डिफरेंट जो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं 1 से 6 तक, उनकी फ्रिक्वेंसी हमने काउंट कर लिया फॉर लूप के अंदर। और नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं। होपफुली इस प्रोग्राम में आपने सब चीज़ों को समझ लिया होगा और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। हेलो, आंसर दिखा दें इसका ओके आंसर जी, ये जो आउटपुट है। है। तो ये मतलब 1 से लेके 6000 तक नंबर के दरमियान इसने प्रिंट किया है। 1 से 6 नंबर्स हैं और 1 से 6 तक जो नंबर्स हैं वो हर एक नंबर कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुआ है। 6000 टाइम्स हमने रैंडम फंक्शन जनरेटर जो था ना, रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन, उसको कॉल किया है। उसको एक दफ़ा कॉल करते हैं तो एक नंबर प्रोड्यूस होता है, हमने उसको 6000 टाइम्स कॉल किया है तो 6000 नंबर्स प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन वो नंबर्स 1 से 6 के दरमियान है, कभी 1 है, कभी 2 जनरेट हुआ है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। ये जो आउटपुट जो आपके सामने शो की हुई है यहाँ पर समरी शो हो रही है कि 6000 टाइम्स रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन कॉल हुआ, तो उन 6000 में से 1 कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुआ, 1003 टाइम्स। 2 कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुआ, 1017 टाइम्स। 3 कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुआ, 983 टाइम्स। 4 कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुआ, 994 टाइम्स, एंड सो ऑन। सब ओके सर। नंबर्स जितनी जितनी दफ़ा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो काउंट भी यहाँ दिया हुआ है, जिसको आप फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं। ठीक है जी, यस सर। समझ में आ गया, आगे चलें। यस सर। ओके जी, रैंडम नंबर जनरेशन। अभी हमने जिस एग्जांपल की बात की है वहाँ पर हमने रैंडम नंबर जनरेटर जो फंक्शन है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, उसको रिपीटेडली एक फॉर लूप के अंदर 6000 टाइम्स कॉल किया है और उससे हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिल गया था। स्यूडो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जहाँ पर कि सेम सीक्वेंस जनरेट होता है जब भी प्रोग्राम रन होता है। और अगर हमें हर दफ़ा रैंडम सीक्वेंस रिक्वायर्ड है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एक सीड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस। और अगर आप सेम सीड हर दफ़ा प्रोवाइड करेंगे तो हर दफ़ा सेम सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा। तो एस रैंडम यानी कि स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर ये एक डिफरेंट फंक्शन है और इसमें एक और फीचर भी है कि आप इसको जो वैल्यू देते हैं सीड के तौर पे, इनपुट के तौर पे, वो वैल्यू एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे काम आती है। और अगर सीड सेम हो, अगर आप हर दफ़ा ये फंक्शन कॉल करें, 10 दफ़ा ये फंक्शन कॉल करें एस रेंट और हर दफ़ा इनपुट के तौर पे सीड की वैल्यू इसको 42 दे दें तो हर दफ़ा नंबर सेम जनरेट होंगे। वरना अगर इसके बगैर करते हैं तो हर दफ़ा डिफरेंट नंबर जनरेट होते हैं। और तो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये एक सेकंड फंक्शन है जो स्यूडो रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देखें कि कोड की एग्जांपल में उसी तरह से हमने शुरू में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है उसका हेडर इंक्लूड किया हुआ है। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशंस के लिए हमने हैश इंक्लूड लिख के उसका जो हेडर है उसको इंक्लूड किया हुआ है और सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है। और सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसी के अंदर जो है हमारे पास स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर और जो शुरू वाला फंक्शन है जो हमने पहले यूज़ किया था रैंडम नंबर जनरेटर, उन दोनों की प्रोटोटाइप्स या डेफिनेशंस मौजूद हैं। फिर हमने मेन फंक्शन कॉल किया और सी आउट स्टेटमेंट में लिखा एंटर सीट। तो ये मैसेज यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगा जब ये सी आउट वाली कमांड रन होगी।
कि आप सीड वैल्यू बताएं जिसके मुताबिक आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं। यूज़र जो है वो कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करेगा और सीन स्टेटमेंट के थ्रू हम उस वैल्यू को सीड वेरिएबल में सेव कर देंगे। सीड जो है वो एक अनसाइंड वेरिएबल है, अनसाइंड इंटीजर है। और एस रेंड सीड, अब यहाँ पर हमने स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन को कॉल कर लिया है और इनपुट के तौर पे उसको वो वैल्यू दे दी है जो हमने यूज़र से मांगी थी, सीड वेरिएबल की वैल्यू। अब होगा क्या कि लेट आप एक फॉर लूप लगाते हैं और काउंटर वेरिएबल जो है वो लूप की काउंटिंग करेगा कि कितनी दफ़ा लूप जो है रन हो चुका है, कितनी रिपीटेशन हो चुकी हैं लूप की। उसको 1 से दे दिया वैल्यू स्टार्टिंग से। काउंटर इज लेस और इक्वल टू 10, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी या इक्वल टू 10 रहेगी तब तक क्या होगा, सी आउट सेट बिट्स 10 1 प्लस रैंडम नंबर जनरेटर रिमाइंडर 6। तब तक यानी कि 10 रिपीटेशन है लूप की, तो 10 दफ़ा रैंडम फंक्शन जनरेटर जो है ये रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन वो रन होगा। और जो नंबर जनरेट करेगा उसको हम 1 से 6 तक की रेंज के अंदर लेकर आ रहे हैं इस परसेंटेज वाली और 1 प्लस करने वाली लॉजिक से। इफ काउंटर डिविजिबल बाय 5 बिगिन न्यू लाइन ऑफ आउटपुट। अब हम यहाँ एक और लॉजिक ऐड कर रहे हैं कि अगर काउंटर की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए, यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि जब काउंटर की वैल्यू 5 हो या जब काउंटर की वैल्यू 10 हो या जब 15 हो, यानी कि 5 के मल्टीपल्स की फॉर्म में जब भी बने काउंटर की वैल्यू, तो क्या करना है, आउटपुट्स को नेक्स्ट लाइन से आगे लिखना शुरू करना है। और इसके बाद हमने फॉर लूप को एंड किया ब्रैकेट लगा के, रिटर्न 0 से प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है और फाइनल ब्रैकेट जो है वो मेन फंक्शन को क्लोज कर रही है। प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा एंटर सीट। यूजर ने एक वैल्यू प्रोवाइड की 67, तो नंबर जनरेट हुए और वो कन्वर्ट हुए 1 से 6 की रेंज में, 6 1 4 6 2। तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 आउटपुट्स आ गई थी। तो 5 आउटपुट्स के पास बाकी जो नेक्स्ट जो आउटपुट्स हैं वो ये जो लॉजिक लगी हुई है, इफ काउंटर परसेंटेज 5 इज इक्वल टू 0 सी आउट एंड एल। तो आपने फर्दर जो आउटपुट्स हैं उनको नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना है एंड एल की वजह से, एंड लाइन। तो आप देखेंगे बाकी आउटपुट्स नेक्स्ट लाइन पे लिखी हुई हैं। इस तरह से आप दोबारा इस प्रोग्राम को रन करें, दोबारा लिखा हुआ आएगा आउटपुट पे एंटर सीट। आपने सीट की वैल्यू प्रोवाइड की 432, दोबारा नंबर जनरेट हुए और अब आपने इसी एंड एल वाली लॉजिक से 5 आउटपुट्स को पहली लाइन में लिखा है और बाकी आउटपुट्स को आप नेक्स्ट लाइन में ले गए हैं। और नेक्स्ट जो थर्ड टाइम है वहाँ पर दोबारा इस तरह हो रहा है। लेकिन आप देखें, एक बात नोट करें कि जब सीट की वैल्यू 67 है तो एग्जैक्टली वही नंबर जनरेट हुए हैं जो पिछली दफ़ा जब सीट की वैल्यू 67 थी तब जनरेट हुए थे, 6 1 4 6 2 1 6 1 6 4। ठीक है जी। तो ये डिटेल है, ये चीज़ हम यहाँ पर समझना चाह रहे थे कि अगर आप सीट की वैल्यू फिक्स कर दें तो जो नंबर जनरेट होते हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं, वो भी चेंज नहीं होते। जनरेट तो रैंडम नंबर्स होंगे लेकिन वो सेम नंबर जनरेट होंगे जो, क्योंकि वो आपकी दफ़ा रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन की आउटपुट जो है वो सीट पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये सीट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। ओके जी। रैंडम नंबर जनरेशन, अब हम यहाँ पर सीट की वैल्यू सेट करने के लिए हम टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखें कि उसके लिए हमें सी की एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, सी टाइम, जो कि करंट टाइम बताती है सिस्टम के अकॉर्डिंगली, पीसी के अकॉर्डिंगली। और आप देखें इस तरह की लॉजिक बनाई जा सकती है, एस रैंडम नंबर जनरेटर टाइम ऑफ 0, टाइम फंक्शन की इनपुट 0 है तो इस केस में करंट जो टाइम होता है सेकंड्स में वो आपके पास आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जारी बात है कि ये कोड जो है वो पीसी का टाइम नोट कर लेगा और उस टाइम के अकॉर्डिंगली रैंडम नंबर जनरेटर की सीड की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो एक ये भी फीचर जो है वो पॉसिबल है। और नंबर इज इक्वल टू शिफ्टिंग वैल्यू प्लस रैंडम नंबर जनरेटर परसेंटेज स्केलिंग फैक्टर। तो हमने जब ये डिस्कस किया था पहली दफ़ा रैंडम नंबर जनरेटर को, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, 1 प्लस रैंडम नंबर जनरेटर परसेंटेज 6। तो 6 जो है वो बेसिकली स्केलिंग फैक्टर कहलाएगा यहाँ पर जो नंबर होगा परसेंटेज के बाद, और जो जितना हम वैल्यूज़ को अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको शिफ्टिंग वैल्यू कहा जाता है। और बेसिकली शिफ्टिंग वैल्यू से ये डिसाइड होता है कि आपको जो नंबर्स की स्ट्रीम रिक्वायर्ड है उसमें पहला नंबर कौन सा होगा। जाहिर बात है कि रैंडम नंबर जनरेटर जो परसेंटेज करके जो आपको वैल्यू देगा
तो वो तो 0 से 5 के दरमियान होगा अगर आप यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर को 6 अगर ले लेते हैं। लेकिन अब हमने 1 और 6 के अलावा जनरली इन वैल्यूज़ का मतलब समझना है। शिफ्टिंग वैल्यू वाली जगह पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे तो जो नंबर्स की रेंज जनरेट होगी उसमें पहला नंबर वो होगा जो आपने शिफ्टिंग वैल्यू बताई है। और नंबर्स की जो रेंज है कि 6 नंबर जनरेट हो रहे हैं या 10 नंबर जनरेट हो रहे हैं या 100 नंबर जनरेट हो रहे हैं, वो जो विड्थ है वो स्केलिंग फैक्टर से डिसाइड होगी। ठीक है जी, किस चीज़ से डिसाइड होगी? स्केलिंग फैक्टर से। हमने अभी फ़िलहाल जो लूडो वाला एक्सपेरिमेंट किया है 6000 रिपीटेशंस वाला, वहाँ पर इसको 6 रखा था तो 6 नंबर जनरेट हुए हैं 1 से 6 तक। लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आप चाहते हैं कि 101 से लेके 200 तक वैल्यू जनरेट हो, तो आप क्या करेंगे? शिफ्टिंग वैल्यू में 100 लिख देंगे या 101 लिख देंगे ताकि यहाँ से वैल्यू जनरेट होना शुरू हो। और स्केलिंग फैक्टर जो है वो रखेंगे लेट के 100, ताकि जो विड्थ बनेगी 101 से लेके 200 तक या 100 से लेके 200 तक 100 वैल्यूज बनती हैं। तो स्केलिंग फैक्टर से आपको ये पता चलेगा कि कितने नंबर जनरेट हो रहे हैं टोटल। तो उससे आपका जो टोटल विड्थ है, डिजायर्ड रेंज है जो वैल्यूज की, वो उसकी विड्थ डिसाइड हो जाएगी। तो ये इन दोनों वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है कि जो नंबर आप शिफ्टिंग वैल्यू वाली जगह पे लिखेंगे उससे आपके नंबर्स की जो स्ट्रीम जनरेट हो रही है उसका फर्स्ट वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। और स्केलिंग फैक्टर की जो वैल्यू पुट करेंगे उससे आपके पास जो डिजायर्ड रेंज है ओवरऑल टोटल विड्थ की वो डिसाइड हो जाएगी। विड्थ ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स। अच्छा, जब इस वाले से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर हम एक चांस गेम जो है उसको जनरेट करेंगे अपने C++ प्रोग्राम के ज़रिए से। और इन्यूमरेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी फर्स्ट टाइम यहाँ हम स्टडी करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स विद आइडेंटिफायर्स enum। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह से होगा कि C++ में हम कुछ ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स जनरेट कर सकते हैं जहाँ पर कि हम जो टाइप ऑफ वेरिएबल है वो खुद से डिफाइन करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो हम उसको 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से कांस्टेंट्स को यूनिक नेम्स दे सकते हैं। कैन नॉट असाइन इंटीजर टू इनमरेशन वेरिएबल, लेकिन किसी इंटीजर की वैल्यू जो है वो इनमरेशन वेरिएबल में नहीं डाल सकते। इनमरेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो वेरिएबल बनेगा इंटीजर वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को कोई इंटीजर वैल्यू में साइन नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल किस तरह से हम ले रहे हैं enum एक कीवर्ड आ गया C++ का, उसके बाद हमने लिखा स्टेटस। तो स्टेटस एक वेरिएबल है जो कि क्या वैल्यूज ले सकता है? कंटिन्यू, 1 एंड लॉस्ट। और स्टेटस इज इक्वल टू क्या? स्टेटस enum वेरिएबल, enum वेरिएबल इज इक्वल टू 1, यानी कि इस केस में आप enum वेरिएबल को 1 वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये इन्यूमरेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक बना हुआ वेरिएबल है और इसको कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दी जा सकती। इस तरह से इन्यूमरेशन अप्रोच के मुताबिक हम कॉन्स्टेंट्स भी बना सकते हैं और उनकी वैल्यूज पहले से सेट होंगी। enum मंथ्स, जनवरी इज इक्वल टू 1, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर, हमने ये लिख लिया। अब इसके इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू थी जनवरी, उसको हमने 1 पे सेट कर दिया और उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और इसी तरह से हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तो एक सिमुलेटर बना सकते हैं जहाँ पर कि 2 डाइस जो है लूडो के रोल हो रहे होंगे और अगर 7 या 11 आ जाता है अगर फर्स्ट थ्रो पे तो प्लेयर जीत जाता है। 2, 3 और अगर 12 आता है तो प्लेयर जो है वो गेम लूज कर जाएगा। और 4, 5, 6, 8, 9, 10 अगर इनमें से कोई आउटपुट आती है तो वो वैल्यू जो है वो प्लेयर के पॉइंट्स बन जाएंगे। और अगर प्लेयर मस्ट रोल हिज पॉइंट बिफोर रोलिंग 7 टू विन, और प्लेयर को जो ये वैल्यू है 7, इसको रोल करने से क्या होगा? प्लेयर को अपना रोल जो है वो मूव करना होगा 7 आने से पहले ताकि वो जीत सके गेम को। इस तरह से कुछ रूल्स हैं, इसके मुताबिक हम एक सिमुलेटर बना रहे हैं। और उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा? आप देखें कि
इसमें बेसिकली रोल डाइस के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसकी इनपुट टाइप जो है वो वॉइड मेंशन की हुई है और आउटपुट टाइप इंटीजर मेंशन की हुई है। सी टाइम लाइब्रेरी यूज़ होगी, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ होगी, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ होगी और मेन फंक्शन कॉल करने के बाद आप देखें कि हमने इनमरेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्टेटस के नाम से कांस्टेंट बना लिया है और ये स्टेटस के नाम से जो एंटिटी बनी है ये कंटिन्यू, वन या लॉस्ट इन तीनों में से कोई एक वैल्यू अडॉप्ट कर सकती है। इंट सम, दो इंटीजर वेरिएबल बना लिए, एक का नाम सम है, एक का नाम माई पॉइंट। और उसके बाद स्टेटस के नाम से जो हमने एंटिटी बनाई है उसका उस टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लिया गेम स्टेटस के नाम से। और नेक्स्ट हमने स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर को कॉल किया फंक्शन को विद सीड एज टाइम ऑफ 0, यानी कि करंट जो सिस्टम टाइम है वो सीड का काम करेगा। सम इज इक्वल टू रोल डाइस, फिर रोल डाइस का फंक्शन कॉल होगा और उसकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए आगे केस स्टेटमेंट्स चलेंगी कि अगर 7 है वैल्यू सम की तो क्या करना है, अगर सम की वैल्यू 11 है तो फिर क्या करना है, एंड सो ऑन। पूरी लॉजिक हमने लिख ली। उसके बाद मेरे ख्याल से रोल डाइस फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन होगी, लेकिन उससे पहले हमने एक वाइल लूप लगाया हुआ है कि जब तक गेम स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू कंटिन्यू रहेगी तब तक आपने क्या करना है कि रोल डाइस जो फंक्शन है उसको कॉल करते रहना है और उसकी जो आउटपुट आ रही है उसको सम वेरिएबल में डालते जाना है। इफ सम इज इक्वल टू माई पॉइंट गेम स्टेटस इज इक्वल टू 1, अगर माई पॉइंट वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो सम के अंदर आज इक्वल हो जाती है सम के साथ तो फिर गेम स्टेटस को आपने क्या कर देना है 1, यानी कि प्लेयर गेम जीत गया। और अगर सम की वैल्यू 7 है तो गेम स्टेटस इक्वल टू लॉस्ट कर देना है। ये सब एक्शन जो है वो वाइल लूप के अंदर हो रहे होंगे रिपीटेडली। उसके बाद अगर ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है, इफ गेम स्टेटस इज इक्वल टू 1 सी आउट प्लेयर विंस, अगर गेम स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू में 1 आ जाता है, जीतने के हवाले से आ जाती है वैल्यू, तो ये चीज़ आउटपुट पे आनी चाहिए सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू कि प्लेयर जीत गया है। एल्स सी आउट प्लेयर लूजेस, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर प्लेयर के मैच हारने के हवाले से जो आउटपुट है प्लेयर लूजेस वो आ जाएगी आउटपुट पे। रिटर्न 0 से प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, इस करली ब्रैकेट से मेन फंक्शन एंड हो जाएगा। अब हमने एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है रोल डाइस, उसकी डेफिनेशन उसकी पूरी लॉजिक और बॉडी आ जाएगी। उसमें 3 इंटीजर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, डाई 1 डाई 2 वर्क सम। डाई 1 की आउटपुट क्या होगी, 1 से 6 तक नंबर्स होंगे। डाई 2 की आउटपुट क्या होगी, 1 से 6 तक नंबर्स होंगे। उसी रैंडम नंबर जनरेटर वाली फंक्शन लॉजिक के मुताबिक जहाँ से हमने रैंडम नंबर जनरेटर्स को पढ़ना शुरू किया था कि एक रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन कॉल होगा, उसकी आउटपुट को 6 से डिवाइड करेंगे ताकि रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाए और रिमाइंडर्स आपको पता है कि 0 से 5 के दरमियान होंगे। उनमें 1 ऐड करेंगे ताकि डाई 1 की जो आउटपुट्स हैं वैल्यूज़ हैं वो 1 से 6 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो जाएं। फिर डाई 1 और डाई 2 को जब आप सम कैलकुलेट करते हैं तो फिर जो दोनों आउटकम्स आई होंगी दोनों डाई 1 डाई 2 की, उनका एक सम कैलकुलेट हो गया वर्क सम वेरिएबल में आ जाएगा। और फाइनली आपने एक और सी स्टेटमेंट लगाई हुई एंड पे, प्लेयर रोल्ड, ये जो टेक्स्ट है डबल कोट्स में ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये आउटपुट पे आ जाएगा डायरेक्टली, डाई 1 प्लस डाई 2। अब डाई 1 में जो आउटपुट आई होगी और डाई 2 में जो आउटपुट आई होगी इन दोनों का के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स के अंदर वो ऐड होके और आगे वर्क सम की वैल्यू ये आउटपुट पे आ जाएंगी। और अगर दोनों रोल्स का सम 7 आता है तो प्लेयर ने जीत जाना है लॉजिक के मुताबिक जो हमने जिस लॉजिक पे प्रोग्राम लिखा है। और अगर दोनों रोल्स का सम 12 आ जाता है तो प्लेयर हार जाता है मैच, वो डिस्प्ले आ जाएगा सी आउट पे। और बाकी जो कंडीशन है सारी वो भी यहाँ की बने कि प्लेयर ने रोल किया 3 + 3 = 6, अब उसके पॉइंट्स हैं वो 6 हैं। प्लेयर ने दोबारा रोल किया 5 + 3 8 आ गया और इस तरह से बाकी उसके रोल्स चलते जा रहे हैं। और जैसे ही जो है वो उसका जो रोल का रिजल्ट है वो उसके पॉइंट्स के इक्वल बनता है 6, तो वो प्लेयर जो है दोबारा जीत जाता है। ये भी रूल्स में था। तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स किस्म की गेम हमने बनाई है जहाँ पर कि 2 लूडो डाइस जो है रोल करके उनकी जो आउटपुट है उसको देखा जा रहा है और आगे उसके मुताबिक गेम के जीतने या हारने का डिसीजन हो रहा है। तो ये सारी आउटपुट्स हैं इसकी, आप इसके कोड को एक नज़र देखें, उसमें कोई चीज़ अगर समझने वाली है और अगर इसकी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में जो कोई डिस्कशन थी अगर वो आप करना चाह रहे हैं तो काइंडली लाजमी अपने क्वेश्चन जो हैं वो प्रेजेंट करें। जी दोस्तों, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोग्राम?
हाँ सर। यार एक दफ़ा सारे प्रोग्राम को देख तो लेते। आपने एक बात पकड़ी हुई है। नो सर, अगर आपको सब समझ आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे बहुत सी कन्फ्यूजन है इसमें। है जी, ये कौन बोला इतने कॉन्फिडेंस से नो सर? है जी, कौन आशिर सी शकील। है? कौन था ये? आशिर शकील। आशिर शकील। अच्छा, कौन ये जी हस्ती है? मुझे जरा इनको देखना है। आशिर शकील साहब कहाँ बैठे हुए हैं आप? जरा अपना कैमरा ऑन करके जरा अपनी शक्ल दिखाएं। ऐसी शक्लें देखने का मुझे बड़ा शौक है। तो टॉपिक पढ़े बगैर ही कह देते हैं हाँ जी मुझे समझ आ गया। तो काइंडली कोड को देखें एक दफ़ा। इसमें काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो स्पेशली वो इनोबरेशन वाला कॉन्सेप्ट है मुश्किल सा। और बाकी तो हमने वही स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर और रैंडम नंबर जनरेटर और सिस्टम टाइम को एज अ सीड यूज़ किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम में ना काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जमा हो गए हैं। प्रोग्राम है भी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लें और समझने की कोशिश करें। लेक्चर के बाद भी आप इसको ओवरऑल पूरा जो है ना इसको रिकैप कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें इसकी। और बल्कि इसको रन करके तो इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन खुद भी करें। बेहतर होता है, इसी से इंसान की जो है लर्निंग इम्प्रूव होती है टाइम स्पेंड करने से स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है जी, तो अगर आप लोग मज़ीद हैं कि कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चंस आपके कभी भी आ सकते हैं। ठीक है जी, आज के पूरे लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है अगर इसके